शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। जी हां, सबसे बड़ा सवाल जो सुबह से ही विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या इस देश में अब मोदी तानाशाही लेकर आ रहे हैं, तिहाड़ जेल को क्या गैस चैंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप आज दिन भर आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार यानी कि केंद्र सरकार पर लगाए गए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, लेकिन शाम होते होते इन तमाम आरोपों का जवाब आज अपनों ने ही दे दिया। आम आदमी पार्टी में मंत्री जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि ये आरोप भी गहरा कर दिया कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ काम नहीं कर सकते हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। राजकुमार आनंद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगाते हैं। सीधा कह देते हैं कि ये पार्टी के पास नैतिकता ही नहीं है कि वो सरकार को चला सके, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। जनता हमारे बीच में है, नेताजी मंच पर मौजूद हैं। आज सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है। कल हाईकोर्ट ने आईना दिखाया था, आज आपने आईना दिखाया है। क्या कह रही है आम आदमी पार्टी इस पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधा लिए चलते हैं। पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, यह भी तय होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना। फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, लामबंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले,
कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया? किसको तोड़ने की कोशिश की गई? कैसे आप हवा हवाई बातें करते हैं? पता चल गया ना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे थे, या भाजपा की मंशा यह थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ करेंगे। आतिशी जी ने जब आरोप लगाया, जब सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया, जब यहां बार बार इन लोगों ने कहा, हमारे माननीय मंत्रियों ने, कि ये सब खेल चल रहा है बीजेपी वालों का, एक मीडिया वाला यकीन नहीं कर रहा था। सब हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे। कल जब तस्वीर देखिएगा तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इतना साहस जरूर दिखाइएगा कि नड्डा से पूछिएगा कि जिस व्यक्ति से आप कह रहे थे 23 घंटे की ईडी की छापेमारी के बाद कि यह भ्रष्ट है, उसको आज आप कैसे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना रहे हैं। तो संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं जब से शराब घोटाले की फाइल खुली है, जब से एक एक करके नेताओं को जेल भेजा गया है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत करिए। सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता है जेडीयू के, सर आपका भी बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए। अब डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। वैसे तो कह दिया संजय सिंह जी ने कि ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि आप जो नैरेटिव लेकर चलते हैं वो नैरेटिव शाम होते होते या तो कोर्ट ध्वस्त कर देता है या आपके अपने ही आपको आईना दिखा देते हैं? देखिए प्राची जी, जो नैरेटिव हमने बताया वो आप उसको नैरेटिव का नाम दे रहे हैं, बट वो सच है और हकीकत है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। राजकुमार आनंद जी ने कुछ समय पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया कि उनको और उनके परिवार को खतरा है बीजेपी से। ईडी उनको बार बार धमकी दे रही है कि उनके पूरे परिवार पर फर्जी केस बना करके अंदर डाल देंगे, और उसी का नतीजा आज आप सबके सामने है। ये इतिहास गवाह है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि जो डर गया वो बीजेपी में है, और जो नहीं डरा आज वो जेल में है। ये बीजेपी भ्रष्टाचार जमा करो पार्टी है। आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं पर भी देख लीजिए, इस देश के सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के अंदर है। और इस चीज में मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा कि उसने जनता का काम आसान कर दिया है, कि सारे भ्रष्टाचारियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और अब जनता को बस ये तय करना है कि बीजेपी को खत्म कर दो, सारे भ्रष्टाचारी देश से अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको ताल ठोक के कहता हूं कि यह आंदोलन से निकली पार्टी है, ये ईडी से, सीबीआई से नहीं डरती। और जो लोग ये कहते हैं, जो बीजेपी आज ये दुहाई देती है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो उस कानून को मैं मोदी जी की एक वीडियो जरूर सुनाना चाहूंगा। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसा ऐसा। ये स्वयं मोदी जी कह रहे हैं। आप लोग मोदी जी के बात से सहमत है या नहीं है? हम पूरी तरह सहमत है। जो मोदी जी 2014 से पहले ये बातें कहते थे, आज वही बात हम कह रहे हैं। अब क्या पैमाना बदल गया कि 2014 का देश अलग था, 2014 के बाद का देश अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो तो सबके सामने है। आप इसमें नरेंद्र मोदी का संजय सिंह की जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने, अब एक मिनट रुक जाइए, बस एक सवाल ले लीजिए, आप बोले पूरा। पहले वाले सवाल का 10 सेकंड। संजय सिंह की जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस जमानत पर बहस करना चाहते हैं या मैं जमानत दे दूं। ईडी को स्पष्ट तौर पे कहा, अगर आप बहस करेंगे तो आपका पूरा शराब घोटाले का केस भरभरा कर गिर जाएगा। आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता भी कहा था, मैं वो जिक्र कर रही हूं। आप चाहे उसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र करिए, चाहे किसी और का, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि राजकुमार आनंद जी ने पार्टी को जानकारी दी थी, आपके शीर्ष नेतृत्व को बताया था कि उन्हें डराया जा रहा है, उनके परिवार है, उन्हें दबाव उन पर डाला जा रहा है। तो उस वक्त आपकी पार्टी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं उजागर किया आकर मीडिया के सामने
जिस मीडिया को आप सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं कुछ कि लोग- भाई ये कुछ गलत हो रहा है लोग डर जाते हैं, हमारे मंत्री के कुछ साथ। लोग डर जाते हैं। उनको ये भरोसा था कि ईडी आज बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी ईडी के माध्यम से मेरी रक्षा कर सकती है। अगर मैं दूसरी तरफ हुआ, ये मेरा सवाल नहीं था सर, मैंने ये पूछा था आपसे कि आपने उस वक्त क्यों नहीं आकर उजागर कर दिया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, हम क्यों तो नहीं उजागर राजकुमार कर रहे हैं। आनंद आतिशी जी जी को ने आप प्रेस लेकर आए कॉन्फ्रेंस प्रेस के करके सामने, आप लगवाते ना आरोप एक बार। आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमारे विधायकों को फोन आ रहे हैं, धमकी आ रही है, हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा ठीक है, है। सरकार तोड़ने की धमकी देती और किस तरीके से बताया जाता आप ये बताइए। मैं और दूसरी राजकुमार- चीज, इससे पहले खूब राजकुमार स्ट्रिंग आनंद जी की ऑपरेशन बात हुए, कर रहे थे, पैसे की क्योंकि आप लेन ही देन ने की बात कहा- हुई, वो वीडियो भी मैं दिए गए। आपके आज आरोपों तक से क्या इनकार कार्रवाई नहीं हुई? कर रही हूं छिल्लर साहब, मैं आपके आरोपों से इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन चूंकि आपके पार्टी के मंत्री थे, दलित चेहरे थे, उनने वो आपसे आकर कह रहे हैं कि मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? मैं सिर्फ ये पूछ रही थी आपसे, वो स्टैंड आया नहीं ना सार्वजनिक तौर पर। खैर आरपी सिंह जी, कई गंभीर आरोप आप लोगों पर लग चुके हैं। एक तो आपने अरविंद केजरीवाल को बिना किसी गुनाह के जेल में डलवा दिया, तिहाड़ जेल में वो बंद है, तबकि वो कट्टर ईमानदार हैं। दूसरा, आप संजय सिंह कह रहे हैं और खुद छिल्लर साहब कह रहे हैं कि आपकी मंशा है आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, और वो नजर आ गया राजकुमार आनंद जी के चेहरे के तौर पर। देखिए, ऐसा है कि पहले तो कल कोर्ट का ऑर्डर का एक पैरा मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, ईडी वाज इन पोजेशन ऑफ इनफ मटेरियल, कोर्ट का कहना है, वाज ऑफ इनफ मटेरियल विच हैज लेड टू देम टू अरेस्ट केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन डिले कॉज बाय हिम एंड आल्सो फेडरल जुडिशियल। मतलब उनके पास मटेरियल था, ये कोर्ट मान रहा है कि उन्होंने, उनकी तसल्ली है, जो ईडी ने सबूत वहाँ पेश किए उस पर तसल्ली है। अब ईडी ने सबूत क्या पेश किए, जरा वो भी मैं जानकारी देता हूँ। ये कहते हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। एक बैंक का खाता नंबर है 10220210046447। इस पैसे से बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए और वो पैसा गोवा चुनाव में गया। ये ईडी के रिमांड नोट पे पेज नंबर 3 पे दर्ज है। ये कहते हैं पैसा कहाँ गया, मैं अभी और जानकारी देता हूँ पैसा कहाँ गया। अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा, ये 3 नाम है। इसके अलावा और नाम है, अशोक चंदू भाई की कंपनी है, कोई आशीष कॉरपोरेशन है, कोई देवांग सोलंकी है, ऐसे नाम है। और रकम भी बताता हूँ उनके आगे है, 12 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया, 7.5 करोड़ रुपये, रकम भी इनके आगे दर्ज है। इन्होंने कोर्ट में जाकर, थाने में नहीं, ईडी के सामने नहीं, कोर्ट में जाकर 164 जो कि कोर्ट के सामने मान्य होता है, उसमें जाकर अपनी अपील लगाई, अपनी अर्जी दर्ज करी कि हाँ हमको पैसे आए, हमने ये पैसे ट्रांसफर किए। अगली बात, मैं आपको एक नाम याद दिलाता हूँ, रिजिंदर सिंह सोलंकी एक नाम है, गुजरात में चुनाव, अभी मैं गोवा के नाम भी याद दिलाऊंगा, मैं तो वो याद दिला रहा हूँ जिनके खिलाफ मुकदमे, जिनकी डिटेल रिमांड नोट में आ गई है, जो सबूत पेश कर दिए गए। एक नाम है रिजिंदर सिंह सोलंकी, गुजरात से आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वह पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, नकदी 20 लाख रुपए के साथ। जब 20 लाख के साथ पकड़े जाते हैं तो बोले भाई पैसे किसके, बोले मेरे नहीं है, ये जो मेरा ड्राइवर है ना, ये आंगड़ी होता है जो पैसा ट्रांसफर करता है, ये बिचौलिया है आम आदमी पार्टी दिल्ली और गुजरात के बीच में। ये पैसा वहाँ से, ये कई सारे ऐसे 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ। और ये तो मैंने आपको वो दे दिया। अब मैं आपको गोवा की सूची देता हूं। गोवा के इनके जो विधायकों ने जाकर 164 में जाकर कहा कि हाँ हमें पैसे आए, वहां से पैसे ट्रांसफर हुए। तो एक बात ये स्पष्ट हो गई कि ये जो बार बार कहानी गाते हैं कि नहीं हमें पता नहीं। अब इनकी दूसरी बात में जाते हुए जो कहते हैं कि लोग तोड़ने की बात करें या इनके यहाँ से लोग हम अपने यहाँ लाने की कोशिश करें, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। मैं तो ओपनली कहता हूँ, अगर बहन आतिशी के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये तो याद है कहते थे कोई हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो। ये ऐसे लोग थे तो शुरू में यही कहानी कहकर आते थे और ये ऑडियो सुनाते भी थे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आतिशी बहन के पास, सौरभ भारद्वाज के पास कोई अगर ऑडियो, कोई कॉल रिकॉर्ड का नंबर, कोई नंबर, वो जाकर थाने, एक सेकंड, पंजाब में तो जारी कर चुके हैं ना? एक सेकंड दे दीजिए। पंजाब में तो जारी कर चुके हैं, क्या हुआ पंजाब? अरे हाँ, मैं पंजाब की भी जानकारी देता हूँ। मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूँ, मैं पंजाब की नब्ज जानता हूँ। एक मिनट, मैं भी दे रहा हूँ। परंतु मेरा चैलेंज स्वीकार करें, कृपा कर लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, अपना फोन दाखिल करें, बोला ये नंबर है जिस पे मुझे फोन आया, वो पुलिस ट्रैक कर लेगी। पर है नहीं, आप कुछ भी बोले। और ये जिनकी राजकुमार आनंद की बात करें, कृपा कर जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनका सोशल मीडिया पे जाए, 2:32 पर वो संजय सिंह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ट्वीट कर रहे हैं, संजय सिंह की, और 4:32 पर इस्तीफा दे रहे हैं। इसको तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये कचोट लग रही थी कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का मामला है,
ये जो सारा भ्रष्टाचार का मामला है, सिंह जी विपक्षी नेताओं के मन को बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल है और ये उनको समझ में आने लगी। वो कल को आपकी पार्टी के बैनर तले नजर आएंगे, ऐसा है क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो आप लोगों ने लगाए थे उन पर। मैंने कहा नहीं, अभी तक हमसे कोई बातचीत नहीं, कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं, उनकी अपनी एक कंपनी का मामला है, उनकी कंपनी का मामला है जिसमें उन्होंने कोई पैसे कहीं कोई माल भेजा कहीं चाइना वाइना में, वहां से जो ट्रांसफर हुआ वो एक यानी शामिल नहीं होंगे ना संजय सिंह जो कह रहे हैं उन बातों में कोई भी कोई दम नहीं। राजकुमार राणा का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं, हमारा नहीं, हमारे साथ कोई वास्ता नहीं। एक और आगे एक बात और बता दूं, एक सेकंड दे दीजिए बस, एक सेकंड। पंजाब का आपने छेड़ा ना मामला, पंजाब का जरूर। पंजाब में इन्होंने कांग्रेस के 5 मंत्री अरेस्ट किए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। किसने? पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे उसमें उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी अरेस्ट किया। ठीक है सर, अरेस्ट किया। हाँ, तब तो सब ठीक है, जवाब दीजिए। तब तो ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। लेने की उन्होंने अपने मन से छोड़ा है और आज वो कह कर गए कि पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है। देखिए प्राची जी, ईडी आज बीजेपी की इनविटेशन कार्ड एजेंसी है जो विपक्ष के नेताओं पे जाती है, छापा मारती है और इनविटेशन देती है। जैसे ईडी का छापा पड़ता है, जो कमजोर नेता होता है उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। ये कैसा संयोग है या प्रयोग है, जनता खुद स्वयं तय कर लेगी। इसके साथ देखिए इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी फर्जी डिटेल्स दी है, सारा का सारा फर्जी घोटाला है। और ये बीजेपी आप बीच में मत बोलिए, देखिए सुनना सीखिए। फिर देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं कोई आपत्तिजनक शब्द बोलूंगा आपको बुरा लग जाएगा। आप बड़े हैं, सम्मानित है, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप सम्मानित है, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखना सीखिए। एक्चुअल में बीजेपी वालों को सब्र नहीं है, उनको 24 ही दिख रहा है कि जल्दी से 24 में कुछ हो जाए जून में, ये सब्र नहीं हो रहा है। उसका जवाब मिलेगा। इसके साथ ही देखिए पूरे शराब घोटाले में 2 गवाहों के बयान के आधार पर सारी चीजें हुई है, मंगुट्टा रेड्डी और शरद रेड्डी। मैं यहां चुनौती देता हूं, आप ये बताइए शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए हाँ या ना। दूसरा, मंगुट्टा रेड्डी जिसके बयान के आधार पर यह सारा मामला चल रहा है, उसको आपने टिकट दी नहीं दी? मोदी जी के साथ फोटो थे नहीं थे? मोदी जी बीजेपी के आदमी ही गवाह बने हुए हैं शराब घोटाले में। अरे बीजेपी के आदमियों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो हमारा गुणगान थोड़ी करेंगे प्राची जी। हाई कोर्ट थोड़ी ना बीजेपी की है, यही हाई कोर्ट था जिन्होंने संजय सिंह के मामले में सेम ऑब्जर्वेशन दी थी और हमने यही दलीलें दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी? 164 के तहत जो बयान दर्ज हुए वो सारे फर्जी हैं और इसकी सत्यता सिर्फ आपके पास है ना, यही शरद रेड्डी के पास ना, मैं बताता हूं, सुनिए एक चीज। हाँ बोलिए ना, बोलिए। पूरे 20,000 पेज गायब कर दिए ईडी ने। जो 12 बयान देते हैं, 10 बयान उसके हटा देते हैं और 2 बयान पे रिलाय करते हैं। जो शरद रेड्डी पहले 10 बयान देता, कहते ये तो झूठे हैं, हमें इन पे यकीन नहीं है। 2 पे है। जो शरद रेड्डी कहता है कि मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए ईडी ने, पीठ जबरदस्ती मेरे बयान के आधार पर जो बीजेपी रुक जाइए छिल्लर जी, रुक तो जाइए ना, बयानों के आधार पर सारा आपने सारी बात कोर्ट के सामने तो कही है, कोर्ट ने आपकी दलील को माना नहीं है। अब चूंकि आप फिर से उठा रहे हैं तो मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, पूरा का पूरा दो नहीं है 38 लोग हैं जिन्होंने बयान दिए कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ। 2 नहीं है, ये 2 पे टिके हुए अभी तक। इनकी जानकारियां कम है जरा, क्योंकि उनका उनसे आपका रिश्ता नजर आ रहा है ना उन्हें। आगे बढ़ाऊंगी चर्चा को। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाइए, छिल्लर साहब अब 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। एक एक करके बात रखेंगे, ये भी समझ पाएंगे और मेरे दर्शक भी बाकी समझ पाएंगे। अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही आ रही है इस देश में, मोदी तानाशाह हो गए हैं। एक राजा के हाथ में पावर आ जाएगी तो जनता तड़पेगी और एक राजा खुश रहेगा। एक्चुअली विपक्ष के हिसाब से उनके मंसूबे के मुताबिक और उनके जालसाजी के खिलाफ जो सरकार मुस्तैद और चट्टान होकर खड़ी होगी, जो उसके सारे सिकंजे को कसकर जेल में पहुंचाएगी, उसके भ्रष्टाचार को बंद करेगी, हमेशा विपक्ष आरोप लगाएगा कि ये जो सत्ता है ये तानाशाह है, जबकि वो सत्ता लोकतांत्रिक है। विपक्ष के सारे जितने कारनामे हैं वो हमले करता रहा। मोदी जी को क्या क्या नहीं बताया विपक्ष ने, उसके बाद भी लोकतांत्रिक ढंग से इस देश में कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ है। आज भी जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसको सबसे पहले 2022 में केजरीवाल सरकार ने उस नीति को यह कहकर वापस लिया कि 38% नुकसान हुआ है। मैं नैतिक भ्रष्टाचार की बात इस केजरीवाल सरकार की शराब नीति से जनता के सामने रखूंगा।
शराब व्यापारियों को पहली बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 150 करोड़ लाइसेंस फी माफ किया। क्या वो स्कूल खोलने जा रहे थे, अस्पताल खोलने जा रहे थे कि आपने लाइसेंस फी माफ कर दिया? एक दुकानदार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को परमिशन नहीं मिला, उसको दुकान खोलने का, उसका 35 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास लाइसेंस फी जमा था, जिसको कानून के मुताबिक वापस नहीं किया जा सकता, उसको मनीष सिसोदिया ने 35 करोड़ वापस किया। क्या क्या रिश्तेदारी थी आपकी उससे? ये पहली बार ऐसी सरकार ने ऐसा काम किया दिल्ली में कि 25 साल शराब पीने की उम्र थी, उसको घटाकर 21 साल उम्र किया। क्या आप दिल्ली के युवाओं को शराब कैपिटल में झोंकना चाहते थे? जहां 400 दुकानें थी, वहां गली मोहल्लों में कुल मिलाकर के 850 दुकान खोलने की नीति बनाई। आप गली गली में शराब परोसना चाहते थे। जब एलजी के रिकमेंडेशन से सीबीआई जांच का आदेश हुआ, केजरीवाल सरकार ने माना कि नई नीति से 38% दिल्ली के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है और सीबीआई जांच में मनी ट्रेल शुरू हुआ। ये जो बार बार कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय या न्यायालय के फैसले को समाज में अलग ढंग से पेश कर रही है आम आदमी पार्टी, झूठ पर रुक जाइए 10 सेकंड, 10 सेकंड, झूठ पर नजर आता है, तभी आपको ईडी सीबीआई की भूमिका पर अगर सवाल अपनी आप बात नहीं पूरी उठाते नहीं करने देंगे प्राची जी, आप देखिए लंबा बोले हैं, झूठ अब है। बीच में मेरा सवाल आएगा, एक मैं सवाल आपसे तो सवाल include ले करना लूंगा, होगा ना। मैं आपसे सवाल ले मेरे लूंगा, साथ मैं ऑडियंस सवालों भी के है, लिए मुझे जवाब भी लेना है, लंबा लंबा बोलेंगे तो मैं इनसे सवाल नहीं सवालों के लिए हूँ। हूं, मुझे 10 सेकंड आप दीजिए। बोलिए ना, ये जो बार बार उच्चतम न्यायालय के फैसले को आम आदमी पार्टी समाज में आकर झूठ की तरह पेश करती, उसको स्पष्ट कर दूं। कल हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है केजरीवाल सरकार पर और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर, दोनों की संलिप्तता, दोनों की किंग मास्टर माइंड बताया है हाई कोर्ट ने, और इसके पर्याप्त सबूत है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। आइए उच्चतम न्यायालय, संजय सिंह के बारे में इन्होंने 2 झूठ बोल दिया। जवाब दे दीजिए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है बीजेपी के साथ होते हैं। उच्चतम मुझे याद है जब आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, आपने विपक्ष ईडी में सीबीआई प्राची पराशर जी खूब सवाल उठाए थे। पराशर जी, हम जदयू विपक्ष में भाजपा के खिलाफ मुस्तैदी से सरकार चला चुकी है और ईडी और सीबीआई का कोई परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया, क्योंकि हमारी पार्टी ईमानदार है, हमारी सरकार ईमानदार बिहार में काम कर रही थी। साफ कर दिया इन्होंने भी विपक्ष में चलाया। 1 मिनट चिल्लर जी, एक कमेंट सर, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए अखिलेश जी, पूरा का पूरा साफ कर दिया सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने, हम भी विपक्ष में रहे, हमारे पास नहीं आया ईडी सीबीआई का कोई भी परिंदा, क्योंकि हम ईमानदार हैं। जब कोई ईमानदार है तो डरना क्यों ईडी और सीबीआई से? नहीं, अभी जो संजय सिंह जी का बयान था, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कोई बहुत आश्चर्यचकित घटना घटने वाली नहीं है प्राची जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसी को भ्रष्टाचार और चोर कह के उसके ऊपर आरोप लगा के उसके ऊपर कार्रवाई करी, उस तरीके के भारत में करीब 25 से 26 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको पहले भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एफआईआर करती है, जांच करती है, उनके खिलाफ पर्चे बंटवाती है और उसके साल 6 महीने के बाद उसे भारतीय जनता पार्टी अपने में ज्वाइन करा के फिर उसको मुख्यमंत्री बना देती है। तो अगर राजकुमार आनंद साहब दिल्ली के अगले भाजपा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिखे तो आप आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, प्रताप सरनाइक के साथ ऐसे ही हुआ है, भावना गलाउटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जसवंत जाधव के साथ हुआ है, सीएम रमेश जी के साथ हुआ है, ये बहुत सारे हैं, तपस राय है, छगन भुजबल जी के ऊपर इतनी कार्रवाई करी और बाद में कहा कि उनकी फाइल चूहे खा गए और वो बीजेपी के अलायंस में कैबिनेट मंत्री। कोई भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाएगा, दोष ईडी और सीबीआई को दे देंगे, अपने घर में झांककर नहीं देखेंगे कि परिवार नहीं, मैं उस पे भी मैं कहता हूं, वो भी बात ठीक है, लेकिन ये कौन सी बात है? ये तो आम जनता है कि आप उनको लीजिए। मनोज पांडे जी छोड़कर गए, ईडी सीबीआई नहीं, मैं उस पे भी आता हूं। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी चोर कह के गाली देती थी, फिर उन्हीं को आप मुख्यमंत्री बनाओ, ये बात तो ठीक नहीं है। मनोज पांडे के घर गई थी क्या ईडी और सीबीआई? नहीं, मनोज पांडे जी को छोड़ के जाने के उनके मुद्दे होंगे, मनोज जी बताएं, लेकिन हमने अपने मुद्दों पे अब देखिए, मुद्दे तो जनता बताएगी। इनसे मैं सवाल ले लेती हूँ, कौन कौन सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ सर बताइए, खड़े हो जाइए प्लीज, बस 1 मिनट। चिल्लर जी 1 मिनट, देखिए ये आपसे सवाल करेंगे, ज्यादा बेहतर है। चलिए, मेरा सवाल चिल्लर जी से ही है, ये लीजिए कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट से आए थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस पर भी आरोप है पहले अपने पद से इस्तीफा दो
आरोप से बरी हो और फिर पुनः पद पर आओ। तो जब अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप हैं या जिन नेताओं पर आरोप है उनको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? जवाब दीजिए, बाकी लोगों के भी सवाल एक के बाद एक लूंगी, दीजिए। सब देखिए, आपने आपके सवाल से पहले एक सवाल था, आपने पूछा था, प्रवक्ता साथी ने जवाब नहीं दिया। पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मेरा सवाल भी घुमा देंगे। की वॉशिंग मशीन का सर्विस कार्ड प्रवक्ता साथी ने दिया, मैं पूरा नहीं, डायरेक्ट जवाब दे दीजिए एक बार। बिल्कुल मैं डायरेक्ट जवाब देना फिर मुझे चाहता हूं। और भी सवाल लेने। जो डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के गवर्नर सत्यपाल मलिक और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड कह रहे हैं। विपक्ष की बात को झूठा समझ लीजिए, लेकिन जो पक्ष के ही लोग हैं उनकी ये बातें हैं, तो उन बातों का बताइए। इसके साथ ही आज नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कौन मांग रहा है? वो मांग रहे हैं जो मणिपुर में जलते हुए एक सैनिक कि पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया जाता है तब वो इस्तीफा नहीं देते, वो नैतिकता नहीं देते, और उस व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहे हैं जो शहीद सैनिकों को 1 करोड़ रुपया देता है। आप देखिए कि उस नैतिकता की बात, आपने ही इस देश में नई राजनीति की बात कही थी ना कि जिस पर आरोप लगेंगे उसे इस्तीफा देना होगा, उसके बाद जांच करिए। कहते थे ना आप डालिए जेल में। अपने टाइम पर क्यों नहीं याद आ रहा? मैं एक सवाल लेकर फिर आरपी सिंह जी आ रही हूं। इनके पंजाब के मंत्री थे सिंगला, वो भ्रष्टाचार में पकड़ के इन्होंने सैक कर दिया। मेरा सवाल है कि बीजेपी कहती है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा, तो मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि ये बताइए कि 2047 तक हमारा भारत यदि विकसित होगा तो आपकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे हमारा भारत विकसित होगा? जी, 2047 तक कैसे विकसित होगा बताइए। अभी हम लोग 10वें नंबर की या 11वें नंबर की इकोनॉमी थे आज से 10 साल पहले। आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अगले 3 साल में 4 साल में हम छू जाएंगे। ये होगा भारत विकसित होने का रास्ता। देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिलता है। आज 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज का मुफ्त इलाज मिलता है। देश में 4.5 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिली। देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली। देश के अंदर कुछ 14.5 करोड़ लोगों को घर पर नल से जल मिला। ये विकसित होने का रास्ता है और इसमें कहीं ये नहीं होता कोई मतभेद होता है या मनभेद होता है, ये हिंदू है मुसलमान है। एक मिनट दीजिए, हिंदू मुसलमान का भी नहीं होता। उस सब में लगभग 30 से 36% मुसलमान है जिनको ये लाभ मिल रहे हैं। तो इसलिए देश सबको लेकर आगे बढ़ रहा है और हम इकोनॉमी वाइज भी और जन कल्याण नीतियों के माध्यम से भी हम देश को आगे ले जा रहे हैं। चलिए बताइए क्या सवाल, किससे? बीजेपी से ये मेरा सवाल 2017 से 2024 आ गया है। शिक्षा का स्तर तो बढ़ गया, पर शिक्षा मित्रों का क्या हुआ? वादे किए कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे, पर इंसाफ भी तो मिला नहीं सर। शिकायत भी बहुत है और आपसे कई सारे सवालों के जवाब भी जानने खड़े हो जाइए। क्या नाम है? दीक्षा भाटी। मैंने पकड़ा है, बोलिए किससे सवाल है? मेरा सवाल ये है कि सरकार से है कि युवा चुनाव विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है। सरकार को ऐसा क्या डर है जो युवा चुनाव में नए नेताओं को नहीं आने दिया जा रहा? नए नेताओं को क्यों नहीं आने दिया जा रहा? किसी और का भी सवाल है दिल्ली से जुड़ा हुआ? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी ये मित्र बोल रहे थे कि केजरीवाल जी ने शराब ठेके के जब दिए तो उसमें उनसे पैसा नहीं लिया। तो बीजेपी से भी सवाल मेरा ये है कि कई जो उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ रुपया इन्होंने किस लिए माफ कर दिया? बताइए किस लिए माफ कर दिया? पहली बात तो किसी भी उद्योगपति को कोई पैसा माफ नहीं हुआ और उन सब उद्योगपतियों की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। ईडी ने लगभग 1 लाख करोड़। सर एक मिनट सर, मैंने अच्छा रुक जाइए, जवाब दे मैंने दीजिए। जवाब दे दूं सर? आप जरूर बोलिए, मेरे जवाब का जरूर बोलिएगा। 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 5,000 करोड़ की थी। वो सबका सब वो लोग हैं जो यहाँ से छोड़कर भाग गए या जिनके कर्जे सिर पे थे, उनकी सबकी संपत्तियां जब्त को छूटने वाली। सर एक मिनट सर, जवाब तो देने दीजिए ना प्लीज, मेरा काम मुझे करने आपकी दीजिए। जानकारी के लिए मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा। वो सबका सब तब गए जब कांग्रेस का यूपीए का राज था। ये और जानकारी दे रहा हूँ और मेरा चैलेंज से ले लीजिएगा। मैं वो चैलेंज दे रहा हूँ आपको। दूसरी बात, अरे सर दूसरी बात, बेटा दिल्ली के छात्र संघ के चुनाव तो आज भी होते हैं। मैं खुद छात्र संघ का महामंत्री रहा हूं पहले, और आज भी छात्र संघ के चुनाव होते हैं और अभी छात्र संघ के चुनाव होंगे। इनका जो सवाल है ना, वो सवाल आरपी सिंह जी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। वो ये है कि आपका दोहरा मापदंड नजर आता है। जब आपको भ्रष्टाचारी इधर नजर आते हैं तो ईडी सीबीआई बड़ी एक्टिव नजर आती है, रोज खबरें आती हैं, आज यहाँ पहुंचे, आज उसके ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन आपके यहाँ नेता आते धुल जाते हैं। एक भी मुकदमा ईडी सीबीआई द्वारा कोई बंद नहीं हुआ।
कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ, सब मुकदमे वैसे के वैसे चल रहे हैं। और मेरा एक निवेदन हो रहा है, एक मिनट रुको ना दोस्त, मेरा एक निवेदन हो रहा है जी, ये जो मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पर, खड़े हैं यहाँ पर, कांग्रेस सॉरी आम आदमी पार्टी से और समाजवादी पार्टी से, मेरा निवेदन है जी, आपने अभी दिल्ली सरकार के लिए, केजरीवाल के लिए, संजय सिंह के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए आपने अभिषेक मनु सिंघवी हायर किए थे। दिल्ली के देश के अच्छे लॉयर हैं, किसकी खर्चे से? हमारे जेब के खर्चे से, हमारे करदाताओं के पैसे से खड़े किए थे। मैं कह रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं, कृपा कर अभिषेक मनु सिंघवी जहां उनसे और अच्छा कोई वकील खड़ा करिए, उसकी सारी फीस आरपी सिंह के जिम्मे रही। प्रभु की बड़ी कृपा है, सारी फीस मेरी जिम्मे रही। मुकदमा जीत जाओ तो फीस मेरे जिम्मे, हार जाओ तो दुगने पैसे देना। यानी सारा काम विपक्ष को करना है, विपक्ष सत्ता नहीं पक्ष को करना नहीं है। करना। बढ़िया पैसा लिया हुआ है, पैसे वाले लोग हैं। 2G हाँ उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इनकम टैक्स देते हैं भैया, अच्छा पैसा लिया है, इनकम टैक्स देते हैं, अमीर लोग हैं, अमीर पार्टी है, रुक जाइए ना, रुक जाइए, हाँ। अमीर पार्टी है, इनकम टैक्स देते हैं, अमीर पार्टी की बात, इनकम टैक्स देते हैं, चोरी नहीं करते आपकी तरह। परंतु जो और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि करोड़ों रुपए की अंगूठी बनाते हैं और 2,20,000 रुपए का कुल रिटर्न दिखाते हैं। चलिए, पर जो मूल बात है, मैं जिस बात पे आ रहा हूं, हाँ। मैं वापस कह रहा हूं कि एक भी मामला कोई ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का चल रहा हो वो बंद हो गया हो। देखिए जवाब दीजिए, कह रहे हैं एक भी मामला ऐसा नहीं, आप बार बार आरोप लगाते हैं इनके दोहरे मापदंड पर, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो बंद परंतु हुआ। अपने मामले की बात नहीं करेंगे, अपने मामले को छुपाएंगे, जो कोर्ट में उससे भागेंगे। छगन भुजबल की फाइल चूहों ने खाई, फाइल गायब हुई, ईडी ने वहां पर कहा। अजीत दादा मुकदमा बंद हुआ क्या? आप अब सुन लीजिए, आरपी सिंह जी प्लीज, छगन भुजबल का मुकदमा बंद हुआ क्या? जो मोदी जी ने अच्छा, चिल्ला चिल्ला के कहा अजीत दादा चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, उसके बाद अगले दिन हम तो सो के नहीं उठे, उससे पहले तो मुख्यमंत्री धन शोधन मामले में, धन शोधन के मामले में 70,000 करोड़ के मामले में अपराधी व्यक्ति को धन का ही मंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये बताइए ये कैसी पार्टी है? आप लोग तो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, प्राची जी, तानाशाही को लेकर प्लीज देखिए, एक मिनट, आप भी चाहते हैं आपकी पार्टी का पक्ष है, उनकी पार्टी का भी पक्ष है, ऐसे लड़ते रहेंगे तो पक्ष नहीं आ पाएगा। बीजेपी के 2 आंकड़ों को दुरुस्त करना चाहता हूं। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी 5 ट्रिलियन, कहा था 2022 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी, और पूरे विश्व में पर कैपिटा इनकम में इंडिया का 142 नंबर है, 142वां नंबर है। आप देख लो कितना गरीबी है देश में। आपको भी ऐसा लग रहा है ईडी सीबीआई से तानाशाही आ रही है इस देश में? मेरा ऐसा मानना नहीं है। इनफैक्ट मेरा सवाल कुछ और था। आपने कहा था कि आपके पार्टी पे जिसपे ईडी सीबीआई का आरोप लगता है वो पार्टी छोड़ के जाते हैं। पार्टी गठन किया था प्रशांत भूषण ने, दूसरे व्यक्ति थे योगेंद्र यादव, तीसरे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास। तीनों में से किसी पे भी ईडी का कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी की सरकार बनी, तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या इसके लिए आप भाजपा को दोषी ठहराते हैं, या आप मानते हैं कि शायद पार्टी की नीतियों से लगातार लोग जिन्होंने पार्टी बनाई वो पार्टी छोड़कर कैसे चले गए? छिल्लर जी, अभी इनके सांसद है, जलंधर के सांसद है रिंकू, अब इन जलंधर के सांसद रिंकू, वो पार्टी छोड़कर चले गए। आरपी सिंह जी इनके नेता छोड़कर गए, इनको बताने दीजिए। इन्होंने कुमार विश्वास जी आज भी पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। उन्होंने अपने निजी कारणों से पार्टी छोड़ी, इनएक्टिव, उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया, उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। वो किसी भी पार्टी में एक्टिव नहीं है। हमारी पार्टी छोड़ के गए तो बीजेपी में नहीं गए, वो अपने निजी कारणों से गए। आप निजी कारणों से यहाँ पर नहीं कह सकते। कारणों को वो कैसे बताते हैं सार्वजनिक मंचों पर? ये छिपा तो नहीं होगा छिल्लर जी आप? इसीलिए तो निजी कारण का ना, वो उनकी निजी, बिल्कुल उनका निजी कारण था। आप बताइए क्या सार्वजनिक कारण था? कई बार ये नेता कह चुके हैं, जितने लोग आपको छोड़कर जाते हैं, कई बार कह चुके हैं कि पार्टी भटक चुकी है अपनी विचारधारा से। वो उनका निजी कारण है ना। लेकिन दिल्ली की जनता ने बार-बार 4 बार दिल्ली में जिताया। अगर भटक जाती तो दिल्ली की जनता नहीं जिताती। 4 व्यक्तियों के कहने पे तो पार्टी भटक जाती है। और ये 2 करोड़ लोग वोट देते हैं, इनको लोग जो पुरानी पार्टी छोड़कर गए हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ, मतलब वो तो देखो सबको ही पता है उस बारे में। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब बीजेपी के नेता से था कि जो इन्होंने विमेन रिजर्वेशन के नाम पे वोट लिए हैं, वो ये देने कब वाले हैं विमेन्स को इस इलेक्शन में? तो क्योंकि है नहीं तो वो कब से लागू होगा वो वाला जो आपने विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा है। और देखिए आज अखिलेश यादव ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अखिलेश जी भी इस पर बोलेंगे। 33% आरक्षण देने का वादा ये भी कर रहे हैं। 2029 में लागू हो जाएगा। ये कई साल से पेंडिंग था। इनकी पार्टी ने विरोध किया था। एक मिनट सर, इन्हीं की पार्टी ने तब विरोध किया था, उसके चलते हुए सोनिया गांधी ने विड्रॉ कर लिया था। ये सच है, परंतु 2029 के अंदर ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब बताइए ना, जिसका आप विरोध करते थे वही मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी? प्राची जी अब चुप रहे सिंह साहब, तब थोड़ी 2 मिनट में बात रख लूं।
हमने अच्छा, महिला आरक्षण का अखिलेश जी एक बात बताइए, देख लीजिए, ये हाल है भाजपा का, आपके सामने है बोलने, और हम यहाँ नहीं बोल सकते तो मेरा गांव में क्या हाल करेंगे? ये ऐसे है भाजपा वाले। देखो आप देखो, आरपी सिंह जी, हर सवाल का जवाब आप नहीं दे देंगे। अब मतलब हम सब लोग नीचे बैठ जाए साहब, क्या करें? खुद देख लेंगे। अब यहाँ की तो दादागिरी मत करो सरदार जी। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। नहीं, हम अपनी बचत कर लेंगे, आप हमें इतना बेचारा ना समझे। घर पे ईडी आई क्या? नहीं, हम बचत कर लेंगे। अखिलेश यादव जी के घर पे ईडी आई क्या? अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। हमारा जो महिला आरक्षण पे है, हमारा एजेंडा महिला आरक्षण पे भी क्लियर है, जाति जनगणना पे भी क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण आए, ये यानी चिंता आप मेरे कह रहे नेता हैं, आप माननीय महिला अखिलेश आरक्षण यादव के पक्ष में है, मान लूं? बिल्कुल महिला आरक्षण के पक्ष में हूँ, तो चलिए 100% पक्ष में हूँ। अभी प्रूफ कर दीजिए। लोकसभा चुनावों में आपने जितने टिकट दिए हैं 33% आरक्षण का ध्यान रखते हुए कितनी महिलाओं को टिकट देकर चुनावी मैदान मैं में पहले उतारा? अपनी बात बोलूं, फिर इस पे जवाब भी दे दूंगा। नहीं, इस पर ही और तो जवाब दूसरी देना बात है। देखिए, ठीक है, अपनी हमारी बात महिलाओं करके के जाना नहीं एक्चुअली है। अब एट ए टाइम मैंने गिन के नहीं रखा है, हाँ। लेकिन हम महिलाओं की हिस्सेदारी के पूरी तरह पक्ष में है कि सरकार ये बिल लेके आए कि महिलाओं को 33% के हो। मैं तो चाहता हूं कि 50% महिलाओं को हिस्सेदारी मिले। मैं तो राष्ट्रीय मीडिया पे बयान दे रहा सवाल हूं। का जवाब मिल जाएगा तो मैं बीच में नहीं टोकूंगी आपको, मत रखिए आप गिनकर। लेकिन अंदाजा होता है ना, आपकी पार्टी इतना बड़ा दावा कर रही है, कितने फीसदी लोगों को, महिलाओं को आपने चुनावी मैदान में उतारा है? एक मोटा मोटा आंकड़ा बता दीजिए। मुझे लगता है कि 10% से ऊपर हिस्सेदारी लोकसभा में रही होगी, बात तो हमारी सीट है। 33% का कर रहे हैं और दे रहे 10% को टिकट। लेकिन अगर सरकार ये लाए तो हम लोग इस पे भी ईमानदारी से बढ़ेंगे। लेकिन सर, उत्तर यहीं प्रदेश पर- में यहीं प्राची पर जी, expose हो गए ना। उत्तर प्रदेश में नहीं, एक्सपोज की बात नहीं, ये expose ही तो उत्तर है। प्रदेश बात में 33% समाजवादी की कर रहे पार्टी हैं। ने दे रहे हैं महिलाओं 10% को को। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दी होगी, बीजेपी और बसपा से ज्यादा। दूसरी बात, एक बिटिया ने बहुत अच्छा सवाल पीछे उठाया था, 2047 तक हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? दुनिया के सबसे ज्यादा, छिल्लर साहब ने भी उसे कोट किया, इस देश की मिट्टी सबसे अच्छी, यहां की जलवायु दुनिया में सबसे अच्छी, जो दुनिया में कोई फसल हो सकती है भारत में हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषित सबसे ज्यादा भारत में, अनपढ़ सबसे ज्यादा इस देश में। और 10 साल से मोदी जी भारत में बैठे हैं, आज यहां दलितों को छूने पे बात है। आज भी दिल्ली एनसीआर में दलित समाज के दूल्हे को आप घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने देते, कैसे बनाओगे विकसित देश? इस मानसिकता से कब बाहर निकलोगे? आप चले जाते हैं मुख्तार के घर पर संवेदनाएं देने हम के ये लिए। चाहते आप हैं कि- कनाडा पाकिस्तान की बात करते हैं, विदेशी मीडिया की बात करने लगते हैं, लेकिन अपने देश पर यकीन नहीं। मुद्दा उठाता है क्या विपक्ष? महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे मैं उठते हैं सिर्फ एक क्या? बात कहना बताइए चाहता जरा, हूं कि जवाब अच्छा दीजिए। समाज बनाओ। उठाते हैं क्या मुद्दे? खड़े हो जाइए। महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं क्या आम आदमी पार्टी वाले? आ रहे हैं फिर सत्य प्रकाश जी, और ये समाजवादी वाले लगता नहीं है मैम, अभी तक तो सुनानी कभी आया नहीं आया ना? नहीं। अब देखिए, महंगाई बेरोजगारी पर आप बात प्राची नहीं जी, करेंगे सुनाएगा तो उस पर मीडिया। चर्चा आप होगी सुनाएगा कैसे? मीडिया, कवरेज- सुनाएंगे, मीडिया अगर बिल्कुल टीवी पे सुनाएंगे। तो हर दिन आप चिंता मत करिए बेरोजगारी चिल्लर को साहब, तो आपका एक एक बेरोजगारी- आंदोलन अब दिखाते हैं, बेरोजगारी, एक एक आंदोलन शिक्षा दिखाते हैं की सत्य बात प्रकाश तभी जी। तो दिखाएगा जब धर्म से फुर्सत तो मिले। अच्छा बताइए, बस एक सेकंड मुझे इस बात- बस मुझे 1 मिनट दे दिए सत्य प्रकाश जी। अच्छा बताइए, कितनी बार महंगाई पर धरना किया और कहां पर आपने किया? हम तो बार बार हर बार कह रहे हैं, समय सबसे पहले बताइएगा, मुद्दा, डेट बताइएगा, सबसे जगह पहले- बताइएगा। सबसे पहले समय बताइएगा, डेट बताइएगा और जगह बताइएगा। मैं कितनी ही अपनी डिबेट्स दिखा देता हूं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देता हूं जिसमें हमने कहा कि मोदी जी 400 का सिलेंडर देने वाले थे, 1200 का दे दिया। ये महंगाई की बात है। हमारी पार्टी की विचारधारा ही शिक्षा पे आधारित है। उठाइए, शायद इनको यकीन हो जाए सत्य प्रकाश हमारी जी। पार्टी की विचारधारा ही शिक्षा पे आधारित है। अब 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। अखिलेश हमारे बड़े कटियार जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं साक्षी रहा, मुझे गौरव है इस बात का कि पिछले 10 सालों में इस देश के सर्वश्रेष्ठ पद राष्ट्रपति पर दलित समाज के एक व्यक्ति रामनाथ कोविंद पहुंचे और मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि एक महिला जो आदिवासी समाज से है वो देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंची। मैं इसका गवाह बना, मेरे समय में ये हुआ। और दूसरा कि 2047 याद करिए, कोविड का समय और काल, जब पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं मिल रहा था, भारत ने अपने यहां वैक्सीन बना के दुनिया के तमाम देशों में भेजा। यह हमारी उपलब्धि है कि भारत की तरफ लोग वैक्सीन के लिए तक देखते हैं। यह हमारी उपलब्धि है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी मुल्क में जाता है तो उस मुल्क की संसद उसको सलाम करती है। यह हमारी उपलब्धि है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। जिस तरह के हमारे विकास दर है, जिस तरह भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसा गया है, जिस तरह से मेक इन इंडिया में अब भारत में जो एप्पल फोन कभी बनता था ताइवान में जाकर और चाइना में आज भारत में बन रहा है, यह हमारी उपलब्धि है। इसी
उपलब्धि के साथ ये सरकार अगर चलती रही तो भारत विकसित राष्ट्र 2045 तक जरूर बनेगा और इसके गवाह हम सब होंगे। अच्छा, तानाशाही तो नहीं आ जाएगी? तानाशाही किनको दिखता है? जिनके खिलाफ कार्रवाई करिए उनको तानाशाही लगते हैं। अरे कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर तक में चुनाव होने वाला है, आपको वो व्यक्ति तानाशाही बिल्कुल दिखेगा अगर आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कस दिया जाएगा। झूठ पर झूठ बोल करके तिहाड़ में लेटे हैं, 5 को मांगे थे। आपको जब तक सुप्रीम कोर्ट की लताड़ नहीं लगेगी आम आदमी पार्टी को, तब तक वो सीखेगी नहीं। देश में हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है तानाशाही है और आपके अधिकारों को दबाया जा रहा है? मिलकर यहाँ बहस कर रहे हैं, तानाशाही है ही नहीं। ये 2 आदमी को लग रहा है। देखिए, 2 लोगों को लग रहा है कि तानाशाही है, 3 हो गए। चलिए, 3 हो गए। आपने सवाल पूछा, यही लोकतंत्र है, हमने जवाब दिया यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन लड़ना नहीं है सत्य प्रकाश जी, जनता से नहीं लड़ना। 3 लोग ये नहीं कह रहा हूं। केजरीवाल एक बात कहा करते थे, आई है, बाकी कोई कहेगा ना। 10 सेकेंड। केजरीवाल एक बात कहा करते थे कि वो सबसे बड़े अराजकतावादी है। बिल्कुल सही बात। अराजक सरकार होनी चाहिए। आपका सवाल हो चुका है ना? हाँ, बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे जो सत्य प्रकाश जी ने कहा, जो राष्ट्रपति के पद को डिसाइड करिए किस भाई को बोलना है, किसको नहीं। 10 सेकंड। सिर्फ ये यहाँ की जो जनता है उसके बारे में ये बात बता दूं कि आपने रामनाथ कोविंद जो महामहिम रहे, उनको आपने कहा कि हमने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में गर्भगृह में जाके पूजा नहीं करने देते, धर्मेंद्र प्रधान जी करते। ये तुम्हारा चरित्र। प्राची जी देखिए, मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। आपके पक्ष से देखिए, सुनिए, स्कूटर का भी स्टैंड होता है, लेकिन जेडीयू का कोई स्टैंड नहीं है। इससे ज्यादा परशुराम पार्टी नहीं है। ये आपका इससे ज्यादा परशुराम पार्टी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? इससे ज्यादा परशुराम पार्टी बेईमान होकर जेल में पड़े हैं। पहले आप लोग क्या कह रहे थे? वाला पलटू होता है। हम अपने सिद्धांत और मूल्यों पे कायम हैं। स्टैंड बदल गया। आप ये बताइए, और समाजवाद की 6 महीने पहले चलिए, ठीक है, आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही जाते रहेंगे। तालियों के साथ एक बार धन्यवाद कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने